तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री PYQ सीरीज 2008 टू 24। अगेन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर का फ्रेम 5 नंबर का रहा है शुरू से ही, और 5 में सबसे जायज कॉम्बिनेशन होता है 3+2, जिसपे 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल हो और 2 नंबर का एक क्वेश्चन थ्योरी के हो। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिसमें आपको मोलैरिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो कापा। कंडक्टिविटी बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो कापा। तो कापा आपको दे रखा है और क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम आपको निकालना है। अगर लैम्डा नॉट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, आपको दे रखा है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। 3 स्टेप में क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट ए गिवन कंसंट्रेशन, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000/m, क्योंकि पर सेकंड का माहौल है। कापा की वैल्यू आपको गिवन है। और मोलैरिटी आपको दे रखी है। यूनिट होती है साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। परफेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। अल्फा निकालेंगे लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्वेश्चन में आपको गिवन है। फिर निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। सी इज द मोलैरिटी जो क्वेश्चन में गिवन है आपको। अल्फा हम निकाल चुके हैं। अल्फा कभी भी निकालना हो तो 1 माइनस अल्फा को अल्फा लेके A1 लेके नेगलेक्ट करते हैं। ये बात मैथ्स की है, पर मेरे को ये एक्सपीरियंस से समझ में आया है कि शायद आपने बहुत ही कम पढ़ाई करी है पिछले कुछ सालों में, तो बहुत सारे बच्चों का कोई फ्रेम नहीं है पढ़ने का। मैं आपको देखता हूँ कि आप बिल्कुल ही स्टैगर्ड, जैसे ढीले ढाले से, कोई खास अप्रोच नहीं है, समझ भी नहीं आती, क्योंकि आप पढ़ाई से इतना दूर रहे हो कि ब्रेन काफी डेड हो गया एक्चुअली। अब वो उतना अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता चीजों को। मुझे रोज के 50 व्हाट्सएप इस पे आते हैं, इस कलेश पे, आपने यहाँ पे नेगलेक्ट क्यों नहीं किया। अरे मैंने क्या समझाया था, अल्फा निकालना हो तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले ले। अल्फा दिया है तो डाल दे वैल्यू उसमें। इट्स वेरी सिंपल कॉमन सेंस। अगर आपको अल्फा निकालना है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले से अगर अल्फा निकालना है तो नेगलेक्ट कर दो, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लो, अदरवाइज तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। पर अगर अल्फा दे रखा है तो क्यों नेगलेक्ट करो, डाल दो वैल्यू, हमारा क्या जाता है। इस पे कौन सी कैलकुलेशन में मुश्किल आने वाली है। यहां तो मजबूरी फंस जाती है। अगर मुझे अल्फा निकालना पड़े, आई हैव टू नेगलेक्टेड, अदरवाइज क्वाड्रिक इक्वेशन में रूट लेने पड़ेंगे, वो कैसे निकालोगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट थिंकिंग, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ज्यादा पढ़ाई करो, आप बहुत पीछे हो, माइल्स टू गो एक्चुअली। काफी ज्यादा गैप क्रिएट हो गया है, उसकी भरपाई ज्यादा पढ़कर ही होगी। ये पहला क्वेश्चन था जी आपका, एक परफेक्ट 3 मार्कर। हालांकि वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल है, बट ये वो एरा था जब ज्यादा वैल्यूज पे काम होता नहीं था। अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन देखोगे 2022, 23, 24 के, तो आपको वहां पे वैल्यू सहज मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, which is again a numerical straight NCERT question। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, तीनों सीरीज के अंदर हैं, तीनों में सेम करंट पास किया जा रहा है फॉर सेम टाइम। जो सिल्वर वाला जहां पे सॉल्यूशन ले रखा है, उसका डाटा आपको दिया हुआ है। 1.5 एम्पीयर करंट पास करने पे 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन के 3 सवाल हैं। पहला, कितनी देर के लिए करंट पास किया गया, कितना मास कॉपर का और कितना मास जिंक का डिपॉजिट हुआ। मैं आखिरी के 2 पार्ट से शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा आसान है सॉल्व करने। मास ऑफ जिंक डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट की वही रेशो होगी
जो इनके इक्विवेलेंट मास की रेशियो है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ऐसे लिख के भी आना चाहिए कि हाँ जी मैं सेकेंड लॉ लगा रहा हूं। मास ऑफ जिंक डिपॉजिट निकालना है, सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ है 1.45। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है एटॉमिक मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ द आयन। तो जिंक का चार्ज होता है +2, तो डिवाइड बाय 2। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और सिल्वर का चार्ज होता है 1। यहां से मास ऑफ जिंक डिपॉजिट निकल जाएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। सेकेंड लॉ ये कहता है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट की वही रेशो होगी जो इनके इक्विवेलेंट मासेस की रेशो है। सिल्वर का मास डिपॉजिट हमें पता है, उसी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। एटॉमिक मास दे रखा है, कॉपर का चार्ज होता है +2, सिल्वर का चार्ज होता है +1। सॉल्व करके यहाँ पे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट भी आ जाएगा। आपकी रेफरेंस के लिए जिंक का चार्ज +2 होता है, सिल्वर का चार्ज +1 होता है। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। तो मैंने पहले आखिरी के 2 पार्ट कर दिए हैं, बिकॉज फर्स्ट पार्ट कई बार फैला होता है तो बच्चे बाकी के 2 पार्ट पे फोकस ही नहीं करते। तो मैंने यहाँ उल्टा करा रहा हूँ कि सबसे आसान चीज तो पहले देख लो। और सेकेंड लॉ का ये इकलौता क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और आप देखोगे इस जर्नी में ये तो भी आपका सेकंड क्वेश्चन ही है। 2008 पे ही खड़े हो भी, तो आप कई बार आया हुआ है ये। सीरीज का मतलब होता है कि तीनों सॉल्यूशन में सेम करंट पास किया जा रहा है। अब हम निकालेंगे कितनी देर के लिए करंट पास किया गया। हमें सिल्वर का डाटा दिया हुआ है। सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में जब हम बिजली पास करते हैं तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए। अगर आपको फैराडे की वैल्यू दे रखी है तो वो यूज करोगे, नहीं दे रखी तो फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे। कई बार 96,500 दी भी आती है, दे दी आई तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमें प्रॉपर चलना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चनों में यूज करनी चाहिए। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम चार्ज रिक्वायर्ड है। तो 1.45 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम चार्ज लगेगा। और फिर Q का फॉर्मूला होता है IT। हमें टाइम निकालना है। चार्ज हमें कितना लगा ये हमने निकाल लिया। करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 1.5 एम्पियर।
नेक्स्ट है डिफाइन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, आंसर लिखो। मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है? देखो, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, it is defined as conductance of all the ions present in a solution, conductance of all the ions present in a solution of 1 mole of electrolyte, present in a solution of 1 mole of electrolyte, प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टेंस होती है उसे मोलर कनेक्टिविटी कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कापा बाय एम। ना 1000 मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है। जब डिफाइन किया जाता है तो सिंपल दे के दिया आ जाता है फॉर्मूला। उतारो, जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तब आप 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे यूनिट के मुताबिक, लेकिन जब डिफाइन किया जाता है तो सिंपल डिफाइन किया जाता है। इसी में पार्ट है डिस्क्राइब हाउ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कनेक्टिविटी चेंजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। डिस्क्राइब बॉक्स में लो, देखो ड्रॉ डायग्राम। डिस्क्राइब मतलब पिक्चर बनाओ, ये पिक्चर है। तो मोलर कनेक्टिविटी कैसे वेरी करती है विद कंसंट्रेशन, इसके लिए हमें डिबाय-हक्केल इक्वेशन का ग्राफ देकर आना होता है। ऐसे ये हुआ डिस्क्राइब, बनाओ। और फिर वो ये भी कह रहा है कि हाउ इज सच चेंज एक्सप्लेन्ड, अभी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। क्वेश्चनों को टुकड़ों में पढ़ के टुकड़ों में आंसर दो। लिखो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, molar connectivity of both strong and weak electrolyte increase, both strong and weak electrolyte increase with decrease in concentration, increase with decrease in concentration, इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में लिखो डाइल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो डाइल्यूशन, ये आपके अपने लिए। तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन। उल्टा ग्राफ पढ़ना है, यहां पे आओगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो ग्राफ की हाइट बढ़ेगी, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, उल्टा ग्राफ पढ़ना है। अब उसने पूछा है एक्सप्लेनेशन भी दो, तो लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट speed of ions increases, for strong electrolyte speed of ions increases, whereas for weak electrolyte number of ions increases, whereas for weak electrolyte number of ions increases with decrease in concentration, number of ions increases with decrease in concentration, with decrease in concentration। तो स्ट्रॉन्ग के केस में आपको पता है कि पानी डालने पे आयंस की स्पीड बढ़ती है, और वीक के केस में पानी डालने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसीलिए इसमें शार्प राइज आता है, इसमें स्लो राइज आता है। नेक्स्ट बी पार्ट है, एक आपको सेल दिया हुआ है, नर्नस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये एक फेज रहा है 2-4 साल में, आप ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखोगे।
एक लंबे समय तक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये नहीं बताया जाता था कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। हमें क्या करते थे वो, दे यूज्ड टू गिव अस टू इलेक्ट्रोड। आप देखो, आपको कोई सेल रिप्रेजेंट नहीं दे रखा, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखी है, आपको सेल इक्वेशन नहीं दे रखी है, आपको रॉ लैंग्वेज यूज की जा रही है कि भाई साहब ये दो इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर का है और एक कॉपर का है, दोनों के आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है जो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या लगाओगे, नर्नस इक्वेशन टू फाइंड ईएमएफ। वो कह रहा है बताओ जी इस सेल की ईएमएफ निकालो, अगर ई नॉट सेल दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सेल नहीं दे रखा होता, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो आपको ये रूल दिया गया है, इफ सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल इक्वेशन नॉट गिवन, तो क्या करना है। तो एनोड कैथोड का फैसला कैसे करना है, तो नीति कैथोड उसको बना लेना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो उसकी रिडक्शन होगी जिसका आरपी ज्यादा है। और आप देखो आपको आरपी दे रखा है, आपको आरपी भी नहीं दे रखा, तो वो भी काम खत्म कर दिया उसने, कहा अपने आप सोच फिर। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं दे ऑलवेज चूजन एज कैथोड, जो मोर रिएक्टिव होते हैं दे आर टेकन एज एनोड। अब आपको फैसला करना है सिल्वर या कॉपर, कौन कम रिएक्टिव है। तुम्हें आता है, बोलो। तुमको पता है, आंखें बंद करो, कुछ टेंथ याद करो, ऐसे मूर्ख बन के मत बैठो यारो, जागो। कौन लेस रिएक्टिव है, सिल्वर। आंखें भी बंद करोगे तो आ जाएगा दिमाग में, डरा मत करो ज्यादा। तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सिल्वर को आप कैथोड बनाओगे। अब आप अपने लिए सेल रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने लिए सेल रिप्रेजेंट करो कि भाई अब कॉपर हो गया एनोड, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कॉपर से कॉपर 2+, कैथोड पे होती है रिडक्शन, सिल्वर आयन से सिल्वर। थोड़ा एक्टिव रहो, समझो। तो इसने यहां पे आपको पोटेंशियल तक नहीं दिया कि हम सोच पाते कि भाई किसको क्या मालूम है। तो हम एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के लिए कराते हैं, कि आपको एक्सपीरियंस आए कि किस सिचुएशन में कैसे बाहर आना है। अब ये नॉर्मल सेल मैंने बना डाला है, अब ये हमारा नर्नस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ई नॉट सेल तो हमें दे ही रखा था, तो हमारा मेजर टास्क रह गया एन और क्यू निकालना। उसके लिए यू हैव टू राइट एनोड एंड कैथोड इक्वेशन। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने गेन होने चाहिए। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, और क्यू आ जाएगा। ई नॉट सेल आपको दे रखा है, एन की वैल्यू 2 है। कॉपर आयन की मोलैरिटी 10⁻⁻1 है, हमेशा पावर में लिखा करो। और ये 10⁻³ है, इसका स्क्वायर है। ये ऊपर जाएगा 10⁵ आ जाएगा, log 10 1 होता है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
तो कभी भी किसी नर्नस इक्वेशन के क्वेश्चन में सेल ना दे रखा हो, हमें ये ना बता रखा हो कि एनोड कौन है कैथोड कौन है, सेल इक्वेशन ना दे रखी हो, कोई रास्ता ना हो, देखो यहाँ तो पोटेंशियल तक नहीं छोड़ा इन्होंने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नीति बड़ी स्पष्ट है, जो लेस रिएक्टिव मेथड है, जिस मेटल है जिसका आरपी ज्यादा है, दैट मस्ट बी टेकन एज कैथोड। मोर रिएक्टिव मेटल शुड बी टेकन एज एनोड। पोटेंशियल दे रखा होता तो हम रिएक्टिविटी के बारे में सोचते भी ना, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा आसान लगता है देखना। रिएक्टिविटी में भी आप गलती कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, पर जब वैल्यू सामने हो आरपी वगैरह की तो गलती होने का चांस नहीं होता। बट उसने वो भी नहीं छोड़ा। सो यू हैव टू जस्ट गो विद द नॉलेज कि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, उसी को कैथोड लेना होगा। बाकी तो ये एक रूटीन जैसे नर्स इक्वेशन आप करते हो। अच्छा क्वेश्चन है, लॉग का कोई झमेला नहीं है, सीधा सीधा सा आंसर आ रहा है, लॉग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको पता है कापा इज इक्वल टू 1/r L/A, यही वो आपसे कह रहा था। कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट में रिलेशनशिप बताओ। तो ये है वो रिलेशनशिप, बनाओ। और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मोलर कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो मोलर कनेक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। तो दिस इज मोलर कनेक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। कोई 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना जब जनरल ट्रेंड बात कर रहे होते हैं। तो m इज द कंसंट्रेशन। क्वेश्चन का बी पार्ट है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। उसके लिए पहले आपको n निकालना होगा और n निकाल के दिखाना होगा। इक्वेशन पढ़ो, बोलो Fe से क्या बन रहा है, Fe2+ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। कैडमियम आयन से क्या बन रहा है, कैडमियम रिडक्शन कैथोड। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 है। देखो f की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। E0 सेल आपको नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा वो भी। हाँ जी, कैथोड कौन है, कैथोड है कैडमियम, एनोड है आयरन। दोनों के आरपी पुट करने हैं, पहले सिंबल रखेंगे फिर वैल्यूज डालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है।
ये वो एरा था जब लॉग टेबल दी हुई आती थी। अब तो आपको पता है लॉग की वैल्यू आपको वो दे देगा। अभी भी कोई घास नहीं काट रहा, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो जेएसआर में होता है आधों को तो पता भी नहीं होता कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। टीचर चाहे तो 100 जगह घास काट सकता है वो, तुम तो वैसे ही नशेड़ी हो, तुम तो ब्लेसिंग हो हम लोगों के लिए, कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हें तो खुद ही होश नहीं, सही गलत की पहचान नहीं पता। तुम तो कोई बर्गर खिला दे नचवा दे, तुम तो उसी में खुश हो जाते हो। तुम कहते हो यार कुछ तो खाया। तुम्हारी हालत इंडिया की पब्लिक की तरह हो गई है, कह रहा है यार लाडली बहन में 25 रुपए तो आ रहे हैं ना, बाकी छोड़ो, कौन करप्ट है कौन नहीं है, कोई है नहीं है, यही तुम्हारा हाल हो चुका है। छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हो एक्चुअली, और जो असली बातें जो कोचिंग सेंटरों में चाहिए उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं, बिकॉज तुम्हारी ओरिएंटेशन पढ़ाई वाली नहीं है ना। वो केक काट लिया, मुंह पे केक लगा दिया, डेस्क पे खड़े होके नाच लिए, बड़ा मजा आ गया यार, इसलिए थोड़ी आए थे यार। जो हमारी कविता आती है, शिरडी में क्या किया मन शिरडी आकर, जो साईं नाम ना चितारा, भाई क्या करा था शिरडी जाने का, क्या मोटिव था, वहां जाके सेल्फी खिंचवानी थी, क्या करना था, इंस्टाग्राम पे डालना था, फीलिंग ब्लेस, ये सब किस लिए गए थे शिरडी। तो वहां पे हमारी वह कविता आती है, वहां पे क्या किया मन शिरडी आके, बड़ी अच्छी कविता है। जब जो साईं नाम ही ना चितारा, भगवान का नाम नहीं लिया, तो फिर जाने का फायदा क्या हुआ, फिर वेस्ट ही कर दिया। सेम तुम्हारे साथ है, धक्के खाते रहते हो, काश फिर जी नारायणा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पर आप वहां जाके सीख के ही नहीं आते, जाया ही व्यर्थ हो जाता है। तो अभी भी कोई स्टेप नहीं काट रहा है, और आपको पता है ट्रेनिंग आपको दे रखी है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको किसका एंटी लॉग दिया हुआ आएगा, 0.47 का। तो अभी भी प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं। यस यू डोंट हैव एंटी लॉग देयर, बिकॉज वो कैसे हो सकते हैं, 2020 से पहले तो 22 से पहले तो लॉग टेबल दी हुई आती थी, आपको खुद से लॉग देखना होता था। लेकिन आज भी ये क्वेश्चन आएगा तो 28.47 का आपको एंटी लॉग दिया हुआ नहीं आएगा, आपको एंटी लॉग दिया आएगा 0.4। तभी कह रहा हूं मैं घास नहीं काट रहा, मैं प्रॉपर अभी भी सॉल्व कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन, कि ऐसे ही करके आना है। देखो मैंने पहले ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर वैल्यू डाली, हालांकि मुझे जल्दी है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं, चीजें टाइम पे खत्म करनी है, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। हमें इक्वेशन लिखकर ही एन निकालना है। बच्चे कहते हैं मैंने निकाल लिया, मैंने देख लिया, 2 लॉस होंगे 2 गेन होंगे, फिर नंबर भी देख लियो जाके। यू हैव टू राइट, यू हैव टू फाइंड एन, यू हैव टू फाइंड ई नॉट सेल, हर एक स्टेप के नंबर है बोर्ड में। मेरे को पता लग गया, मैंने हवा में निकाल लिया, इससे नंबर नहीं आते, नंबर लिख कर आते हैं, सब झुका के झुकाना होता है और लिखना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट रिपीट हो रहा है, तो आप वहां पे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर है ये। बी पार्ट में आप देख सकते हो, एक बार फिर से ये नहीं बता रहा कि एनोड कैथोड कौन है, वो कह रहा है हमने आपको 2 सेल दिए, एक एल्यूमिनियम वाला और एक निकल वाला, फाइंड द सेल वोल्टेज, और आपको ई नॉट वैल्यू दे रखी है। तो ना आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, नो सेल इक्वेशन, नो सेल रिप्रेजेंटेशन, इन दैट केस उस इलेक्ट्रोड को कैथोड मानो जिसका आरपी ज्यादा है, आरपी है अब आपके पास, बताओ किसका है, निकल या एल्यूमिनियम, किसका आरपी ज्यादा है, निकल का। तो निकल आरपी होगा, निकल कैथोड होगा। आपको सेल रिप्रेजेंट करना सीखना होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सॉल्वेज बनाया, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो Al से Al3+, दिस इज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, निकल 2+ से निकल। इलेक्ट्रोड सॉलिड होते हैं, आयंस एक्वस होते हैं, इनकी मोलैरिटी आपको दे रखी है। इसमें अब हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, इसलिए ये जो क्लासेस हैं, चाहे बच्चे लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आराम से ही लिखना है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तुम तो और आराम से पढ़ो, तुम्हें काहे की जल्दी है। घास काटने से कुछ भी अचीव नहीं होगा, प्रॉपर चीजों को सीखो, पूरा सीखो। निकल का आरपी गिवन है आपको -0.25, प्लस में आंसर आ जाएगा।
1.41 वोल्ट। Al से Al3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन गए, निकल 2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से निकल 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लॉस गेन बराबर करना पड़ेगा। एन की वैल्यू 6 आ गई। ई सेल इज इक्वल टू, हमेशा बोर्ड में इसी से शुरू करो। फिर धीरे धीरे करके वैल्यूज डालो, एक्सप्रेशंस पुट करो। मैं यहाँ पे एक स्टेप काट रहा हूँ, वैल्यूज नहीं डाल रहा, सीधा ये लिख रहा हूँ, आपको वैल्यूज डाल के आना चाहिए। क्यू का एक्सप्रेशन हमेशा यहाँ लिखना है पहले आपको। एन की वैल्यू 6 है क्योंकि कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और 6 गेन होंगे। ये लॉग अपने आप सॉल्व करोगे, इसके लिए लॉग टेबल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर log 8 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो ये नेट वैल्यू आएगी, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन घर में जरूर देखो अपने आप, मैंने हर चीज़ सॉल्व करी हुई है तभी बता रहा हूँ कि इसमें भी आपको लॉग टेबल की हेल्प नहीं चाहिए होगी। ये जो 0.5 का क्यूब है, इसको जब आप डिवाइड करोगे 1 से तो 8 की पावर समथिंग आ जाएगा, 8 इंटू समथिंग। और 8 का लॉग का मतलब होता है log 2 की वैल्यू दी हुई आएगी इस क्वेश्चन में, वो करोगे तो जान जाओगे। सिक्स क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी। पॉइंटर्स देखा करो, सवाल क्या है, आंसर लिखो। इट इज ए सेकेंडरी बैटरी। तो पहला सवाल है इट इज ए सेकेंडरी सेल, लिख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ ए सेल लेड स्टोरेज बैटरी इज, तो आपका जवाब है इट इज ए सेकेंडरी सेल, क्योंकि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो ये एक सेकेंडरी सेल है। और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, राइट एनोड कैथोड ओवरऑल इक्वेशन फॉर while it is operating, ऑपरेटिंग बॉक्स में लो, लिखो डिस्चार्जिंग। सेल काम कर रहा है मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी है। लिखो। दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इक्वेशन ऐड हो जाएगी।
बी पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो रहा है सेम वैल्यूज के साथ। सेवन क्वेश्चन है। वो कहता है कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग कोरोजन केप्ट इन ए ओपन एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी ने जो इक्वेशन दे रखी है बहुत सिंपल है। मेटल की ऑक्सीडेशन इज द एनोड इक्वेशन। बेसिकली आपको इक्वेशन देकर आनी है। मेटल ऑक्सीडाइज होता है, आयरन से बनता है फेरस। रिडक्शन इक्वेशन है H प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके पानी बनाते हैं। दिस इज रिडक्शन इक्वेशन। नेट इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर होने चाहिए, इंटू 2 करके ऐड करेंगे तो आएगी नेट इक्वेशन। जैसा एनसीईआरटी में है वैसा ही हम लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख कर आना है आपको। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो फेरस बना इस फर्दर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 x वाटर। ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि आपको कभी भी कोरोजन की इक्वेशन लिखनी आ जाए यही लिखकर आनी है, ऐसे ही लिख के आनी। इसका बी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 सेम रिपीट हो रहा है। एट्थ का ए पार्ट अगेन रिपीट हो रहा है। अब लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। बी पार्ट आ रहा है 1 हाफ सेल। अगेन आप देखोगे एनोड कैथोड स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो ये एक सीजन चल रहा है 2008 2009, जब ये बताते ही नहीं थे कि एनोड कैथोड कौन है, मतलब ये फैसला आप पे छोड़ा हुआ था। तो लैंग्वेज क्लियर है, एक हाफ सेल में सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट में डिप्ड है, और कितने में डिप्ड है वो हमें पता नहीं है। दूसरा जो हाफ सेल है उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड 1 मोलर जिंक नाइट्रेट में डिप्ड है। इस सेल की जो वोल्टेज आ रही है वो 1.48 आ रही है। ये क्या दे रखा है 1.48? सोचो। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिल्वर आयन की मोलैरिटी निकालनी है और आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं, तो आपको ये 1.48 क्या दे रखा था? ये ई सेल दे रखा है। बॉक्स में लो 1.48, एरो खींच के लिखो, ये ई सेल दिया हुआ है। मोटा माटी हमें सिल्वर आयन की मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन लड़ाई तो पहले यही है, एनोड कैथोड कौन। सो नो सेल इक्वेशन, नो सेल रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आप कैथोड उसको बनाओ जिसका आरपी ज्यादा है। देखो वैल्यूज बताओ किसका आरपी ज्यादा है? सिल्वर, सिल्वर कैथोड है। अब अपने लिए सेल बनाओ, इससे आप डरोगे, इससे आप घबराओगे, लेकिन आपको सोचना शुरू करना चाहिए। सेल बनाने में क्या मुसीबत है? सॉल्ट ब्रिज लिख। अब तेरे को पता है एनोड जिंक है,
एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड सिल्वर है, सिल्वर पे होती है रिडक्शन। इसकी मोलैरिटी 1 है, इसकी मोलैरिटी x लिख लेते हैं भाई, पता नहीं, यही तो निकालनी है, यही तो सवाल है। अब रूटीन जैसे हम काम करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। एन और क्यू, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इंटू 2 कर दिया मैंने पहले ही। नेट इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूं। और फिर हम लास्ट इक्वेशन लगाएंगे। ई सेल दे रखा है 1.48, ई नॉट सेल निकाल लिए 1.56, अगेन ये वो टाइम है जब लॉग की वैल्यू नहीं दी आती थी, लॉग टेबल दी हुई आती थी। एक्स निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। फ्रैक्शनल फिगर का एंटी लॉग तभी ले सकते हैं जब वो प्लस में हो। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको 0.64 का एंटी लॉग दिया हुआ आएगा। पूरा सॉल्व कर दिया है ताकि उन सब स्टेप्स को समझ सको विद द राइडर कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो एंटी लॉग 0.64 का दिया हुआ आएगा।
नाइन्थ का जो ए पार्ट है ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये तो कई बार कई सालों में आई हुई है। अगले का फिर से सेम फॉर्मेट है, कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, नहीं बता रहा है नोड कौन है कैथोड कौन है। कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.1 है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, सेल पोटेंशियल ई सेल आपको दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड के दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में काम किया था वैसे ही काम करेंगे। तो पहला टास्क तो यही है कि एनोड कैथोड नहीं दे रखे, तो आप कैथोड उसको बना लो जिसका आरपी ज्यादा है। चेक करो किसका आरपी ज्यादा है, सिल्वर का, तो सिल्वर आपका कैथोड है। अब आप एक सेल रिप्रेजेंट कर लो, कॉपर एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, सिल्वर आयन की मोलैरिटी 0.1 है, इसकी निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे ई नॉट सेल, एन और क्यू निकालेंगे। दो इलेक्ट्रॉन लॉस एक इलेक्ट्रॉन गेन, तो इंटू 2 करके ऐड करेंगे। एन की वैल्यू 2 आ गई। एन की वैल्यू 2 है। ई सेल दिया हुआ है हमें विच इज 0.422। एंटी लॉग आपको दिया हुआ आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करके आंसर आएगा। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं लिख रहा, सीधा आंसर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट कॉलिश's लॉ and write the expression of molar conductivity of acetic acid using Colish's law। दो पार्ट हो गए अपने आप में क्वेश्चन के, कॉलिश लॉ डिफाइन करना है और एसिटिक एसिड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो लिखो डेफिनेशन कॉलिश's लॉ की। देखो, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन
molar conductivity of electrolyte at infinite dilution, molar conductivity of electrolyte can be represented, molar conductivity of electrolyte can be represented as the sum of, can be represented as the sum of ionic conductivity, as the sum of ionic conductivity of cation and anion, sum of ionic conductivity of cation and anion। और जो इसने सेकंड पार्ट पूछा है इसी के अंदर वो ये था कि एस्टिक एसिड के लिए आप कॉलेशियस लॉ का एग्जांपल लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, तो छोटा लैम्डा आयंस की मोलर कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। बी पार्ट में आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको एस्टिक एसिड की मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऐसे प्रूव करके लिख कर आना होता है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत हैवी वेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज भी अगर बोर्ड में आ जाए तो 90% बच्चे ऐसे करके नहीं आ सकते, ये इतना टफ है। तो कोई बहुत ही जागृत सोल जो होंगी जिन्होंने अच्छे से ज्ञान लिया है, मतलब मेरे अपने इंस्टीट्यूट में 10 बच्चे ठीक करके आएंगे ये, क्योंकि 10 ही जागे हुए हैं, बाकी सब तो नशेड़ी हैं। तो इसमें हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तभी मैं कहता हूँ कि ये जो क्लासेज आई ये सच की क्लासेज होती हैं, सच का सामना है ये बेसिकली, कि एग्जामिनर अपनी मौज में आएगा तो ये भी पूछ लेता है। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन गेन है और दूसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस है। तो आप सबसे पहले आप बॉक्स में लो 1.51, एरो खींच के लिखो आरपी। ये तो आरपी है क्योंकि रिडक्शन इक्वेशन है पर मैग्नेट की, लेकिन जो टिन का आपको वैल्यू दे रखी है वो बेसिकली ओपी है। तो 0.15 बॉक्स में लो और लिखो ये ओपी है, ये आरपी नहीं दे रखा वो आपको। इस इक्वेशन का पोटेंशियल दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, आपको ओपी गिवन है ये। सो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। हालांकि इसके बाद भी बच्चे नहीं करके आ सकते, अगर ये आरपी भी दिया होता तो भी हर एक के बस का नहीं, क्योंकि खुद से कुछ सोचना है। क्या सोचना है? कहता है कंस्ट्रक्ट द रेडॉक्स इक्वेशन। अपने आप बता, अपने आप बता। और फाइंड द सेल पोटेंशियल, आप ई नॉट सेल भी निकालो एंड प्रिडिक्ट इट इज ए रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर्ड और प्रोडक्ट फेवर्ड। ये भी बताओ कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा।
अब इसमें कई सारी चीजें व्यू में आती हैं। जैसे पहला आता है पर मैग्नेट। हु इज पर मैग्नेट? ये कोई आम बंदा तो है नहीं, इस पे आपने किताबें पढ़ी हुई हैं पूरी, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो। पर मैग्नेट कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस। तभी आपको उसकी रिडक्शन इक्वेशन दे रखी है। तो बेसिकली अपने आप को आपको ये समझाना है कि ये कैथोड हो गया, ये कैथोड इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये कैथोड इक्वेशन है। क्या? पर मैग्नेट 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4 वाटर। और रिडक्शन इक्वेशन जो आपकी आ रही है, ऑक्सीडेशन एनोड इक्वेशन जो आपकी आ रही है, वो है तो हमने पर मैग्नेट को कैथोड क्यों लिया? क्योंकि पर मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे कैथोड चूज किया। या रट्टा कि उसने भी तो कैथोड दिया हुआ है, उसने भी तो आपको रिडक्शन इक्वेशन दे रखी है, स्टेनस की ऑक्सीडेशन इक्वेशन दे रही है। ये तो हिंट है ही ना कि भाई स्टेनस को ऑक्सीडाइज करियो और इसको रिड्यूस करियो। तो ये इक्वेशन है। आओ पहले ई नॉट सेल निकाल लें। ई नॉट सेल निकालना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि मैंने बताया कि जिस हिसाब से उसने फ्रेम दिया है, आपको ओपी आरपी की लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। सो कैथोड जो है आपका पर मैग्नेट है। पर मैग्नेट रिड्यूस होके बनाता है Mn2 प्लस। एनोड आपका टिन है, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन इक्वेशन गिवन है, लेकिन आपको उसका आरपी रखना है, तो उल्टा करके रखना है, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता कि आप उस लेवल की पढ़ाइयां कर पा रहे हो जहां पे आप इतनी बारीकी से चीजों को देख पाओ। फिर भी इस क्वेश्चन को रोल मॉडल बना के, और भी एक दो क्वेश्चन आज अच्छे आए हैं स्टार्टिंग में, उनको रोल मॉडल बना के पढ़ाई करो कि हाँ ये सब अगर आप देखोगे, बार बार समझोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब हमने ई नॉट सेल निकाला, वो प्लस में आ रहा है। शिक्षा, as E naught cell is positive, reaction is spontaneous, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन will take place, will be favored। अगर ये E नॉट सेल नेगेटिव आता तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऐसे में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, ऐसा बोलते।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी निकालना है। ई नॉट सेल आपको दे रखा है, एन निकाल के दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, आप इक्वेशन पढ़ो। निकल से बन रहा है निकल 2+। निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। और सिल्वर आयन से बन रहा है सिल्वर रिडक्शन कैथोड। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एंटी लॉग 0.6 का दिया हुआ आएगा। डेल्टा जी हमेशा जूल पर मोल में आएगा, फाइनल आंसर आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे। फोर्टीन हालांकि रिपीट हो रहा है, बट इसमें अब फॉर्मूला ही तो लिखना है, लिख देते हैं। जितने में लिखेंगे रिपीट, तो फॉर्मूला ना लिख लें। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी? तो मोलर कनेक्टिविटी इज कापा बाय एम। व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल? तो गैल्वेनिक सेल में 2 सर्किट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट इज एक्सटर्नल सर्किट? वो जो आपके इलेक्ट्रोड हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं कॉपर वायर से। इनमें क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इंटरनल सर्किट क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, उनमें क्या मूव करते हैं? आयंस। लिखो, आंसर है आयंस। आयंस फ्लो इन इंटरनल सर्किट। आयंस फ्लो इन इंटरनल सर्किट। अपने लिए नोट लिख लो, अपने लिए एग्जाम में इतना लिख कर आना है। लिखो, इंटरनल सर्किट मींस सॉल्ट ब्रिज। इंटरनल सर्किट मींस सॉल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट आ रहा है। रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, सेल कांस्टेंट हमें निकालना है अगर कंडक्टिविटी गिवन है। तो कापा का फॉर्मूला होता है 1/r L/A। L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं जो हमें निकालना है।
जो कि हो जाएगा कापा इंटू आर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। .219 पर सेंटीमीटर। सी पार्ट है। इनमें से किस सॉल्यूशन की कंडक्शन ज्यादा होगी? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड या 1 मोलर एसिटिक एसिड? बोलो। पहली बॉल पे बोल्ड होने वालों, दो तरीके हैं करने के। एक सिंपल मैथमेटिकल वे कि मोलर कनेक्टिविटी, जब हम ऐसे बात करते हैं कंडक्शन किसकी ज्यादा होगी, हम मोलर कनेक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कनेक्टिविटी इज इनवर्स टू मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकंड वे ऑफ थिंकिंग, जिसकी मोलैरिटी कम है उसमें पानी ज्यादा है। जिसकी उसमें पानी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की मोलर कनेक्टिविटी पानी डालने पे बढ़ती है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ती है। आंसर लिखो। तो इसका आंसर है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। रीजन उसने मांगा नहीं हुआ, तो इसका आंसर है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अपने लिए रीजन लिख लो, क्योंकि तुम्हें आ ही नहीं रहा, तुम तो ब्लैंक ही बैठे हुए हो। तो लिख लो, मोलर कनेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration. Molar connectivity is inversely proportional to concentration. इन जनरल जब भी कंडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो मोलर कनेक्टिविटी ही होती है। मोलर कनेक्टिविटी बनी इसलिए ताकि चीजें कंपेयर की जा सके, तभी आपको मोलैरिटी दे रखी है, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी सोचना है। सेकेंड आ रहा है 0.1 मोलर NaCl 25 डिग्री या फिर 50 डिग्री? बोलो। 50 डिग्री लिखो जी। 0.1 मोलर NaCl एट 50 डिग्री सेल्सियस। 0.1 मोलर NaCl एट 50 डिग्री सेल्सियस। रीजन उसने मांगा नहीं है, रीजन आपको पता है, अपने लिए ब्रैकेट में लिख लो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस। नेक्स्ट। सेवनटीन क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम एनोड और कैथोड इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। इसकी कैथोड इक्वेशन स्पेशल थी क्योंकि उसमें पानी वानी भी इंक्लूड करना पड़ता है। मैंने कहा था बैलेंस इक्वेशन है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं 2 ही गेन आएंगे। आंख बंद करके आप काम कर सकते हो। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन उठाई है हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है। ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। कैथोड सिल्वर है, एनोड जिंक है।
ये क्वेश्चन आया तो आपको 0.88 का एंटी लॉग दिया हुआ आएगा। एटीन आप देख रहे हो लेट स्टोरेज बैटरी कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करो, समझाओ अपने मन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका बी पार्ट काट दो, वो प्रिंट होके नहीं आया हुआ। बी पार्ट कुछ नहीं है, वो लाइन काट दो आप ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ननस इक्वेशन का क्वेश्चन है और आप देखो 2013 में पहली बार इन्होंने एक सेल बना के दिया, अदरवाइज इससे पहले जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी कर रहे थे ये। अब सेल आ गया आपके पास। अब ये नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आप देखते हो। सेल देख के बताओ एनोड कौन है, कैथोड कौन है, बोलो। कैथोड कौन है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ही है जिसका आरपी आपको कभी दिया हुआ नहीं आएगा। ई नॉट सेल दे रखा था तो टाइम बच गया। ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। गैस का प्रेशर लिखा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में हम ये यूज करते हैं। आप दिमाग में बैठना चाहिए, नहीं बैठा तो 5-10 बार लिख के देखो, फिर ये क्वेश्चन अपने आप को समझाओ, कन्विंस करो अपने आप को। अब कुछ छोड़ देने का, बाद में कर लेने का समय नहीं। अब ये जो भी है बस अब यही एक पल है, जो करना है इसी में ही है बस, अब आगे कुछ नहीं है अब।
अगेन आप देख सकते हो log 10 की पावर -3 log 10 1 होता है, वेरी इजी कैलकुलेशन। ट्वेंटियथ क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और आप देखो सेंटीमीटर का माहौल बना हुआ है, तो कापा इंटू 1000/m वाला लगेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट आ रहा है 2014 का पहला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट, स्टेट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखो जी, फर्स्ट लॉ बोला है इसने डिफाइन करने के लिए, लिखो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring at any electrode, amount of chemical reaction occurring at any electrode during electrolysis, during electrolysis by current, during electrolysis by current is proportional to, by current is proportional to quantity of electricity passed, proportional to quantity of electricity passed in electrolyte solution, quantity of electricity passed in electrolyte solution। हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम बिजली पास करते हैं तो कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास लिबरेट होगा, कौन से कितने केमिकल रिएक्शंस होंगे, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला हुआ है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने चार्ज कितना पास किया, आपने करंट कितना पास किया, कितनी देर के लिए पास किया। तो करंट और टाइम को अलग अलग ना लिख के हम लिख देते हैं कितना चार्ज पास किया। ये है जी ऑफिशियल एनसीईआरटी डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, यही लिखवाई गई है आपको पैकेज में। इसी के साथ पार्ट है हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर। बैलेंस ही करना है बस, बैलेंस करते आंसर आ गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर, 2 फैराडे चार्ज लगता है टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर। यही पूछा हुआ है आपसे, यही पूछा हुआ है। बी पार्ट आ रहा है आपको, एक सेल दे रखा है, ई नॉट सेल भी दे रखा है, वो कह रहा है फाइंड द ईएमएफ। तो ठीक है, हम सीधा एन और क्यू से स्टार्ट लेते हैं। मैग्नीशियम एनोड है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर कैथोड है,
2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अगेन वेरी सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि जब वो ऊपर आएगा 10⁻⁻² तो log 10 रह जाएगा, log 10 1 होता है। नेक्स्ट आ रहा है 22 क्वेश्चन आ रहा है। डिफाइन, पहला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज molar conductivity of electrolyte. It is defined as molar conductivity of electrolyte when concentration of solution approaches zero. When concentration of solution approaches zero, ब्रैकेट में लिखो, that is infinite dilution. कंसंट्रेशन जीरो हो रही है मतलब पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी में एक लाइन और लिख लो, इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, it is the highest possible value of molar conductivity. It is the highest possible value of molar conductivity for a given electrolyte. For a given electrolyte. Second definition है fuel cell. लिखो, a device which convert energy produce energy produce during combustion of fuel into electrical work, और फ्यूल सेल की बात चली है तो एग्जांपल देकर आओ। फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसी का बी पार्ट आ रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन।
सबसे पहले हमने लिया है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन एक कनेक्टिविटी सेल में। आपको याद है ये फॉर्मेट क्या था, इससे सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। लास्ट लाइन में 0.1 मोलर KCl का कापा गिवन है, सेंटीमीटर का ही माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हो। जब ये वाला सॉल्यूशन सेल में लिया था तो रेजिस्टेंस 100 ओम की आई थी, यहां से सेल कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हमने ये सॉल्यूशन फेंका, इसमें एक नया सॉल्यूशन भरा। अब क्योंकि सॉल्यूशन चेंज हो गया तो इस सॉल्यूशन का कापा भी नया निकालना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन को जब हमने सेल में भरा तो रेजिस्टेंस आ रही है 520 की। हमें इसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी थी, क्योंकि सेंटीमीटर का माहौल है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ट्वेंटी थ्री ए पार्ट, आपको दो रिएक्शन दे रखे हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा और क्यों। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों पहुंच गए। Ag प्लस कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, H प्लस कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। किसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। किसका, सिल्वर का। आंसर लिखो, सिल्वर विल गेट रिड्यूस। देखो, सिल्वर आयन विल गेट रिड्यूस, silver ion will get reduced at cathode. Silver ion will get reduced at cathode due to higher reduction potential. Due to higher reduction potential. बी पार्ट में पहले लैम्डा नॉट की डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखवा रहा। हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसका आगे फर्दर। लिखा हुआ है वाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो लिखो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो कापा क्यों घटता है, पेट लाइन है हमारी, पंच लाइन है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने पे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आयंस घटते हैं और कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस होती है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सी पार्ट में नॉर्मल नर्नस इक्वेशन का क्वेश्चन है। सेल दे रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है,
ये बार बार लिखने में एक ताकत है, इस गर्मी को महसूस करो। यही ताकत है, इसी से बड़े बड़े मूर्ख होशियार हुए हैं। अपने आप को होशियार होने का मौका तो दे दो। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे आ चुका है, वहां पे बस ई नॉट सेल गिवन था, यहाँ ई नॉट सेल नहीं है, पर मैंने नहीं कहा कि पिछला पेज देख लो। ये ट्राइंग, आप सीख लो जितना सीख सकते हो। एग्जैक्ट कॉपी अभी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बोलूंगा रिपीट है, बट एक बार फिर से लिखवा रहा हूँ। बहुत बार आए, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन पता नहीं क्या कारण है, इज लाइक एग्जामिनर फेवरेट चॉइस, बट ऑल दीज क्वेश्चंस अपॉर्चुनिटी है, मौका है, मौका। एक एवरेज बच्चे को होशियार होने का मौका है, ईमानदारी से ये काम तो कर ले। प्रॉब्लम कहाँ है, ईमानदारी की कमी है और कहाँ कमी है? आप कम से कम 10 ईयर के ही हो जाओ, PYQ के ही हो जाओ, तो भी तर जाओगे। कोई चीज पूरी हो जाएगी, कोई चीज पूरी कर लोगे तो ताकत आ जाएगी। शक्ति पूरा करने में है काम, आधी अधूरी पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। MIQ कर लो तर जाओगे, PYQ कर लो तर जाओगे, NCERT क्वेश्चन कर लो तर जाओगे, कोई एक चीज पूरी कर लो, सभी में तारने की शक्ति है। फेरस की मोलैरिटी दे रखी है 10⁻⁻2 -3। गैस का प्रेशर होता है, अगेन बहुत ही आसान लॉग है, log 10 ही आ जाएगा ऊपर जाके। -3 log 10, सॉरी -3 log 10 ही रह जाएगा सिर्फ, log 10 1 होता है। हाँ जी, आपको 4 सेल दे रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन था ये। लेड स्टोरेज बैटरी है, मरकरी है, फ्यूल सेल है और ड्राई सेल है। पहला सवाल है, कौन सा सेल कान की सुनने की मशीन में यूज होता है? बोलो। आंसर है मरकरी सेल, लिखते जाओ। बी पार्ट, कौन सा सेल है जो अपोलो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था? फ्यूल सेल। ऑटोमोबाइल इन्वर्टर में कौन यूज होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। किसकी लाइफ सबसे कम होती है? ड्राई सेल। तो आप नर्स इक्वेशन ही देखो, आप देखो साल दर साल कैसे एग्जामिनर देता जा रहा है क्वेश्चन। ऐसे ही हमें सॉल्यूशन में भी महसूस हो रहा था कि वांट ऑफ फैक्टर को लेके बहुत ज्यादा रेपिटेशन चल रहा है, सेम रेपिटेशन नर्स इक्वेशन को लेके चल रहा है। इक्वेशन आपको दे रखी है, क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम आयन, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, एनोड कैथोड का फैसला कर लो। तो क्रोमियम एनोड है, फेरस कैथोड है। ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो सीधा 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस आ जाएंगे।
तो क्रोमियम आयन की जो मोलैरिटी है वो 10⁻⁻² है। और फेरस आयन की मोलैरिटी 0.1 है। ये log 10⁻⁻1 रह जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, log 10 1 होता है। ट्वेंटी सिक्स ए पार्ट, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन होते हैं, उसमें बिजली पास करिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पे 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है। करंट और टाइम आपको दिए हुए हैं, मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। 1800 कूलम चार्ज पास किया, तो हम बोलेंगे 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं तो 108 ग्राम सिल्वर बनता है। 1800 कूलम चार्ज पास करेंगे तो ट्वेंटी सेवन में वो आपसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है एसिटिक एसिड की। मोलर कनेक्टिविटी हमें दे रखी है और लैम्डा नॉट निकालने का सामान दे रखा है। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है मोलर कनेक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। जो आपको चाहिए वो लैम्डा नॉट है, जो आप निकालोगे कॉर्लिशियस लॉ यूज करके, आयंस की वैल्यू को ऐड करके।
28 इज ए एक्सेप्शनल क्वेश्चन अगेन, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बम मारा है पूरा उठा के उसने। मेरे ख्याल से अगेन 10 ही बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन करके आ सकते हैं जेएसआर के, आज भी ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन भी अपने में चैलेंजिंग है। कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, डेल्टा जी दिया हुआ है, कह रहा है ईएमएफ निकालो इस सेल की। ईएमएफ निकालने के लिए मुझे ई नॉट सेल चाहिए होगा, ई नॉट सेल निकालने की चाबी डेल्टा जी नॉट है, उसके लिए मुझे एन चाहिए होगा, पहले मैं एन निकालूंगा। प्रॉब्लम, बच्चा कहता है नोड कौन सा है, इसमें दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आता है नोड कौन सा, हालांकि दिख रहा होता है, बस उसका मन नहीं है। आधा तो आपका मन ही तो नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या हो रही है, एनोड है। थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एक ही कदम तो बढ़ाना है सिर्फ। और मैं कितनी बार कहता हूं, अगर एनोड का भी फैसला हो गया तो कैथोड में मेंटोस की गोली खा ले। बात कर अपने आप से कि जो बच गया वो कैथोड है। तुझे समझ में आए ना आए, बैलेंस इक्वेशन 1 लाख बार मैंने ये लाइनें बोली, अगर इक्वेशन बैलेंस गिवन है, एक चीज भी आपने निकाल ली लॉस या गेन में से, दूसरी सेम ही तो आएगी। नहीं भी बुद्धि काम करती है, नकल मार के लिख दे, उस रट्टे से ही काम कर ले कि सर ने कहा था बस वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही गेन होंगे, वही बैलेंस है इक्वेशन। इसलिए कह रहा हूं ये इक्वेशन लिखना भी एक चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि ये मौज में लिखी जाएगी। एन आ गया, अच्छा एन आने के बाद निकलेगा ई नॉट सेल। तो बच्चे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ जेई का बच्चा है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब डेल्टा जी गिवन है आपको, जो हमेशा की तरह किलो जूल में होता है, इसने दया करी है जी, इसने जूल में दे दिया, बहुत अच्छी बात है। डिवाइड बाय एन, जिसकी वैल्यू 2 आई है, और एफ की वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर मैं 96487 लूंगा। यहां से ई नॉट सेल आएगा, प्लस में आंसर आएगा 0.225 वोल्ट। यहां तक लिखो। तो पहली जर्नी है ई नॉट सेल निकालने की, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, तो इसको भी अच्छे से मार्क करो। आप देख रहे हो रेगुलर क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन के तो आते ही रह रहे हैं, कंडक्टेंस का कोई भी क्वेश्चन खूबसूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाह मजा आ गया जी कमाल हो गया। जो भी गड़बड़ होनी है वो इन्हीं क्वेश्चनों में होनी है, ईएमएफ से रिलेटेड में। तो पीछे जो एक पर मैग्नेट का क्वेश्चन था दैट वाज वेरी यूनिक, उसका बाप है आ गई है, क्योंकि आपको इसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि डेल्टा जी नॉट से आएगा ई नॉट सेल, अब आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे। मैं यही कर रहा हूं इसको रब करके, होपफुली आपने यहां तक लिख लिया होगा। तो अब मैं लगाऊंगा नर्स्ट इक्वेशन। ई नॉट सेल निकाल लिया, एन की वैल्यू निकाल ली, क्यू का एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है, सॉलिड है नहीं लिखना, गैस है प्रेशर दे देंगे, सॉलिड है नहीं लिखना, तो लिखना कौन है फिर, आयन लिखे जाते हैं और गैस लिखी जाती है। H प्लस आयन की मोलैरिटी 0.1 है, क्लोराइड आयन की मोलैरिटी 0.1 है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 है। ये log 10⁻⁻⁴ आ जाएगा।
अगेन लॉग टेबल रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, -4 log 10 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बार बार ऐसे क्वेश्चन लिख के देखने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए कहने को तो क्वेश्चन 10 का लाएगा, पर कितने ही नशेड़ी होंगे जो 10 करके बैठे हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन का, डिफाइन फ्यूल सेल, वो हमने पहले कर लिया है। एडवांटेजेस लिख लेते हैं। डिफाइन फ्यूल सेल में आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 22, एडवांटेजेस आप नोट कर लो। फ्यूल सेल की दो सबसे अच्छी बातें ये हैं, एक तो ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंबशन से निकलता है पानी, विच इज ऑफ नो हार्म। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ये सेल कभी डेड नहीं होता, ना ये प्राइमरी सेल है ना ये सेकेंडरी सेल है, ये आत्मा की तरह अजर और अमर है। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन भेजते जाओ, ये सारी जिंदगी काम करेगा, कभी सेल डेड नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। तो आंसर लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो दिस सेल नेवर बिकम डेड। तो फर्स्ट एडवांटेज है दिस सेल नेवर बिकम डेड, दिस सेल नेवर बिकम डेड, always give continuous voltage, always give continuous voltage, लगातार वोल्टेज देता ही है। सेकेंड, इट डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इट डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इसी में मर्ज कर रहा हूं, एंड इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी, मर्ज कर दिया मैंने पॉइंट, एंड इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी। ट्वेंटी 29, एक बार फिर से नॉनरेस इक्वेशन। कैथोड है हाइड्रोजन, एनोड है टिन, टिन का आरपी दे रखा है, हाइड्रोजन का नहीं देगा वो। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप कर रहे हो। अगेन बहुत इजी लॉग है, बिकॉज ऊपर एक्चुअली सिर्फ 10 बचेगा। लॉग 10 1 हो जाएगा।
इतना काफ़ी आज के लिए। कल लाइव कनेक्ट करेंगे, बाकी बचा हुआ पूरा करने की कोशिश करेंगे। 8:45 से 10 क्लास होगी।